साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने अरस्तू को पूरा किया है। अरस्तू से जितने भी अरस्तू के विचार बनते हैं, अरस्तू के सभी विचारों पर हमने चर्चा की है। अंत में हमने अरस्तू का आदर्श राज्य पर विचार क्या होता है, ये इस पर चर्चा की है। और आज हम बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली की। आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली की। साथ ही जो काम प्राचीन काल में अरस्तू ने किया था, वही काम आधुनिक काल में मैकियावेली के द्वारा किया जाए। अर्थात कहा जाए तो जो हमारे मैकियावेली हैं, उन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो जो कार्य अरस्तू ने प्राचीन काल में किए, वही कार्य मैकियावेली के द्वारा आधुनिक काल में किए गए साथियों। चलिए मैकियावेली टॉपिक डालिए आप लोग। मैकियावेली, मैकियावेली 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 1469 से 1527 ईस्वी। चलिए साथियों, अब देखते हैं मैकियावेली का जो जन्म हुआ साथियों। मैकियावेली का जो जन्म हुआ, वो जन्म कहाँ पर हुआ? तो साथी सुनिए, मैकियावेली का जो जन्म हुआ वो इटली में ही हुआ। इटली में एक जगह थी फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर। और टस्कन वंश में, किस वंश में? टस्कन वंश में मैकियावेली का जन्म हुआ। यानी इटली के फ्लोरेंस में टस्कन वंश में 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में मैकियावेली का जन्म हुआ साथियों। मैकियावेली का जन्म हुआ। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। और साथियों मैकियावेली को आधुनिक काल का अरस्तू भी कहा जाता है। किसको? मैकियावेली को आधुनिक काल का अरस्तू भी कहा जाता है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि मैकियावेली का जो जन्म हुआ वो इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में टस्कन वंश में हुआ। कहाँ हुआ? टस्कन वंश में हुआ। टस्कन वंश में। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का जनक, और अरस्तू को आधुनिक काल का अरस्तू कहा जाता है। लिखिए साथियों, अरस्तू का, इनकी मैकियावेली का जन्म, मैकियावेली मैकियावेली का जन्म, मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर, नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में टस्कन वंश, टस्कन वंश में हुआ। टस्कन वंश में हुआ। मैकियावेली को, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान विज्ञान का जनक, का जनक, व्यवहारवादी राजनीतिक का जनक, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी
राजनीति का जनक, व्यवहारवादी राजनीति का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। तथा मैकियावेली को आधुनिक युग का अरस्तू कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का अरस्तू, अरस्तू भी कहा जाता है। तो इतनी बात मैंने आपको बताई। साथियों, मैकियावेली जो थे, मैकियावेली के जो पिता थे, मैकियावेली के जो पिता थे वो फ्लोरेंस में ही, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैकियावेली जो थे, मैकियावेली के पिता फ्लोरेंस में ही एक वकील थे, संपन्न वकील थे। क्या थे? एक वकील थे, एडवोकेट साहब थे, वकील साहब थे। तो उनके पिता एक वकील थे। इनके पिता गणतंत्रीय शासन प्रणाली में समर्थन करते थे। इनके पिता गणतंत्रीय शासन प्रणाली में विश्वास करते थे। इनके पिता क्या थे साथियों? इनके पिता जो थे, पिता क्या थे? एक संपन्न वकील थे। संपन्न वकील थे, संपन्न वकील थे। इनके जो पिता थे वो गणतंत्रीय शासन प्रणाली में विश्वास करते थे। किसमें? गणतंत्रीय शासन प्रणाली में। किसमें साथियों? गणतंत्रीय शासन प्रणाली। इनके पिता गणतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या करते थे? विश्वास करते थे, है ना? विश्वास करते थे। मैकियावेली जो थे, मैकियावेली प्रारंभ से ही, यानी बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। क्या थे? प्रतिभावान छात्र थे। और इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात 25 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस में ही एक लिपिक के पद पर नियुक्त हुए। फ्लोरेंस में ही एक लिपिक के पद पर नियुक्त हुए। मैंने आपको बताया कि जो मैकियावेली थे एक प्रतिभावान थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर फ्लोरेंस की सरकार ने, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर फ्लोरेंस की सरकार ने इनको यूरोप के विभिन्न देशों की राजदूत बना करके भेजा। इनको विभिन्न देशों का राजदूत बना करके भेजा। और कहा जाता है कि यूरोप के इन्होंने लगभग विभिन्न देशों का राजदूत बनकर के गए। ये कहा जाता है कि इनको लगभग 23 बार राजदूत बनाया गया। 23 बार राजदूत बनाया गया। राजदूत हम उसे कहते हैं जो अपने देश का दूसरे देश में जाकर के प्रतिनिधित्व करता है। अपने देश का दूसरे देश में जाकर के जो प्रतिनिधित्व करता है उसे हम बोलते हैं राजदूत। तो मैंने आपको क्या बताने के प्रयास किया है? मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि मैकियावेली जो थे, मैकियावेली प्रारंभ से ही प्रतिभावान छात्र थे। चलिए लिखिएगा, मैकियावेली प्रारंभ से ही प्रतिभावान छात्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करके ये फ्लोरेंस में ही एक लिपिक के पद पर नियुक्त हुए। एक लिपिक के पद पर
नियुक्त हुए, नियुक्त हुए। ये 1512 ईस्वी तक, 1512 ईस्वी तक इस पद पर रहे, इस पद पर रहे, इस पद पर रहे। मैकियावेली की प्रतिभा से प्रभावित होकर, मैकियावेली की प्रतिभा से प्रभावित होकर, प्रभावित होकर फ्लोरेंस की सरकार ने, फ्लोरेंस की सरकार ने, सरकार ने इन्हें, इन्हें यूरोप के, यूरोप के विभिन्न देशों का, विभिन्न देशों का राजदूत बनाकर भेजा, राजदूत बनाकर भेजा, राजदूत बनाकर भेजा। ये लगभग 23 बार राजदूत बनाए गए, ये 23 बार लगभग राजदूत बनाए गए साथियों। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मैकियावेली थे, मैकियावेली प्रारंभ से ही प्रतिभावान थे और इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पश्चात 15 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में एक फ्लोरेंस में ही ये एक लिपिक के पद पर क्या हुए, नियुक्त हुए। फ्लोरेंस में ही एक लिपिक के पद पर यह नियुक्त हुए और फ्लोरेंस की ये जो थे मैकियावेली जो थे, फ्लोरेंस की सरकार ने इन्हें 25 वर्ष की आयु में क्या किया, नियुक्त हुआ किसके, यानी कि लिपिक के पद पर। और ये लगभग 1512 ईस्वी तक लिपिक के पद पर विद्यमान रहे। फ्लोरेंस की सरकार ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको यूरोप के विभिन्न देशों का राजदूत बना करके भेजा, यूरोप के विभिन्न देशों का राजदूत बना करके भेजा। ये लगभग अपने जीवन में 23 बार राजदूत नियुक्त हुए, 23 बार राजदूत बनाए गए। लगभग 1343 ईस्वी में मर्सिलियो पेंदुआ की मृत्यु के पश्चात और मैकियावेली के जन्म से पहले तक, यानी मैकियावेली के जन्म से पहले तक यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। तो इसी पुनर्जागरण आंदोलन का मैकियावेली के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी के परिप्रेक्ष्य में डैनिंग है, एक डैनिंग ने मैकियावेली को कहा है, डैनिंग ने मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का बौद्धिक शिशु कहा, क्योंकि पुनर्जागरण काल का इनके मैकियावेली के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसलिए इनकी डैनिंग ने मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का बौद्धिक शिशु कहा, या फिर अपने युग का शिशु कहा, या फिर अपने युग का शिशु कहा साथियों। चलिए लिखिए अगली बात। साथियों पढ़ाई करते रहें, आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहें और अपने जीवन में 4 चांद लगाते रहें। कोशिश करें कि जल्द से जल्द सिलेक्शन पा जाएं, है ना, जल्द से जल्द सिलेक्शन पा जाएं और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इस देश में, देश की प्रगति में अपना स्थान प्राप्त करें साथियों। चलिए, तो मैंने आपको बता रहा था कि 1343 ईस्वी में मर्सिलियो पेंदुआ की मृत्यु के पश्चात, 1343 ईस्वी में मर्सिलियो पेंदुआ की मृत्यु के पश्चात 1343 ईस्वी में
मर्सिलियो पैदुआ की मृत्यु के पश्चात, ये जो मर्सिलियो पैदुआ है ये मध्यकालीन राजनीतिक विचारक है। क्या है ये मध्यकालीन राजनीतिक विचारक है, राजनीतिक विचारक है। कौन? ये हमारा मर्सिलियो पैदुआ। तो मर्सिलियो पैदुआ की मृत्यु के पश्चात और मैकियावली के जन्म से पहले तक, जन्म से पहले तक यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था और इसी पुनर्जागरण आंदोलन का मैकियावेली के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा साथियों। इसी पुनर्जागरण आंदोलन का मैकियावेली के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसीलिए जो हमारे डैनिंग साहब थे, डैनिंग ने क्या कहा था साथियों? डैनिंग ने इनके लिए क्या कहा? पुनर्जागरण आंदोलन का बौद्धिक शिशु कहा। क्या कहा? पुनर्जागरण आंदोलन का बौद्धिक शिशु कहा। साथियों मैं मार्कर में इंक डाल रहा हूँ, जरा आप लोग शांति बना रखें, जरा थोड़ी देर रुक जाएं आप लोग, मतलब 1 मिनट का इंतजार करिएगा, क्योंकि आप जानते कि होता है कि आप ध्यान भी नहीं रहता है कभी कभी। चलिए साथियों, तो मैं आपको बता रहा था कि इसी यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था मैकियावेली के जन्म से पहले तक, उसका मैकियावेली के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा साथियों, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए डैनिंग का कथन है, किसका? डैनिंग का कथन है। इसलिए किसने कहा कि डैनिंग, जो डैनिंग थे हमारे, डैनिंग का कथन है, डैनिंग का कथन है मैकियावेली पुनर्जागरण काल का बौद्धिक शिशु है, बौद्धिक शिशु। मैकियावेली पुनर्जागरण काल का बौद्धिक शिशु है। या फिर इन्होंने कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। मैकियावेली अपने युग का शिशु है। अर्थात कहा जाए साथियों,
तो जो मैकियावेली था, जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, उस समय जो मैकियावेली था वो अपनी मम्मी के पेट में था, अपनी माता जी के पेट में था, और इसी पुनर्जागरण आंदोलन का इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था साथियों। इसलिए डैनिंग ने मैकियावेली को पुनर्जागरण आंदोलन का, पुनर्जागरण काल का बौद्धिक शिशु कहा, या फिर अपने युग का शिशु कहा। एक है साथियों कैटलिंग। कौन है? एक है कैटलिंग, एक है कैटलिंग, एक है साथियों कैटलिंग। कैटलिंग ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। मैकियावेली ने, कैटलिंग ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। वैज्ञानिक कहा, वैज्ञानिक कहा। एक है टीएस जोहन्स, टीएच जोहन्स, टीएच जोहन्स। टीएस जोन्स ने मैकियावेली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा। मैकियावेली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा। मैकियावेली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा। किसने? टीएस जॉनसन ने, टीएस जोहन्स ने। तो साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। निम्नलिखित विचार कौन है? मैकियावेली को इन नामों से पुकारा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, ये जो यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, इस समय यूरोप के तमाम देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। यूरोप के तमाम देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई साथियों, राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। जैसे मैं जरा इसे रफ कर लूं साथियों, यही बताता हूं मैं आपको। तो यूरोप के तमाम देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, जैसे स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। इन सभी देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई साथियों, राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। लेकिन मैकियावेली के पास यही चुनौती थी, मैकियावेली के सामने यही समस्या थी कि इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना कैसे की जाए, अर्थात इटली में एकीकरण कैसे किया जाए, इटली का एकीकरण कैसे किया जाए साथियों। तो आप सभी जानते हैं कि मैकियावेली को वहां की जो सरकार थी, फ्लोरेंस की सरकार ने यूरोप के विभिन्न देशों के राजदूत बना करके भेजा, और वहां पर मैकियावेली ने उन सभी देशों की शासन प्रणालियों को जाना। उन्होंने देखा कि कहीं तो निरंकुश राजतंत्र है और कहीं गणतंत्रीय व्यवस्था है, कहीं गणतंत्र है। निरंकुश राजतंत्र उसने वहां देखा जहां के लोग चरित्रहीन थे, कर्तव्य परायण नहीं थे, बेईमान थे। वहां उसने निरंकुश राजतंत्र देखा, वहां उसने निरंकुश राजतंत्र देखा। और जहां के लोग कर्तव्य परायण थे, ईमानदार थे, चरित्रवान थे, वहां उसने गणतंत्र देखा। वहां उसने क्या देखा? वहां उसने गणतंत्रीय व्यवस्था देखी। तो इसके सामने यही चुनौती थी कि इटली में एकीकरण कैसे किया जाए, अर्थात इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना कैसे की जाए। तो साथियों इतनी शासन प्रणालियों को उन्होंने देखा, जाना, और उन्होंने देखा कि इटली में भी लगभग निरंकुश राजतंत्र ही है। कहा जाए तो इटली के जो लोग थे, इटली के लोग भी चरित्रवान नहीं थे, चरित्रहीन थे, बेईमान थे, कर्तव्य परायण नहीं थे, और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए मैकियावेली
इसीलिए साथियों मैकियावेली भी क्या बन गया, मैकियावेली भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बन गया। इसलिए मैकियावेली भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बन गया साथियों। मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बन गया। लेकिन प्रारंभ में मैकियावेली जो था वो गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक था, क्योंकि उसके जो पिता थे वो भी गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के समर्थक थे। चलिए लिखिए जरा। तो मैं आपको बता रहा था कि यूरोप में पुनर्जागरण काल के समय यूरोप में पुनर्जागरण के समय यूरोप में पुनर्जागरण काल के समय क्या हुआ कि यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। जैसे कौन कौन से देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई? जैसे स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सभी देशों में कैसी स्थापना हुई? राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। मैकियावेली के लिए यही समस्या थी। मैकियावेली के समय यानी कि मैकियावेली के समय राष्ट्र राज्य की स्थापना इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना कैसे की जाए ये चिंता मैकियावेली को सताए जा रही थी। मैकियावेली को सताए जा रही थी। इटली जो था, इटली इस समय 5 राज्यों में विभक्त था। इटली जो था वो 5 राज्यों में क्या था? विभक्त था, विभाजित था। और ये राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे साथियों। 5 राज्यों में इटली उस समय विभक्त था। जैसे नेपल्स, मिलान, नंबर 1 नेपल्स, नंबर 2 मिलान, रोमन चर्च, नेपल्स, मिलान, रोमन चर्च, वेनिस गणराज्य, और आपका था एक रोमन चर्च हो गया, नेपल्स हो गया, मिलान हो गया, रोमन चर्च हो गया, वेनिस गणराज्य, और अपना फ्लोरेंस अंत में। वेनिस गणराज्य, नंबर 5 था अपना फ्लोरेंस। तो इटली जो था इन्हीं 5 राज्यों में विभक्त था, और यही 5 राज्य आपस में मिलते जुलते यानी कि लड़ते झगड़ते रहते थे। मैंने आपको बताया कि इटली में मैकियावेली के पास यही समस्या थी कि इसका यही चिंता सताई जा रही थी उसको कि ये जो इटली है इसका एकीकरण कैसे किया जाए, अर्थात इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है, तो यही चिंता सताई जा रही थी मैकियावेली को।
मैकियावली को। समझ पा रहे हैं साथियों? आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो मैकियावली थे, हमारे मैकियावली को वहाँ की फ्लोरेंस की सरकार ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर विभिन्न देशों के, यूरोप के विभिन्न देशों के राजदूत बना करके भेजा। ये 23 बार राजदूत बने। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं तो भैया निरंकुश राजतंत्र है, कहीं कहीं गणतंत्रीय व्यवस्था है किसी न किसी देशों में। इन्होंने बताया कि निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था वहां है जहां के लोग चरित्रहीन हैं, बेईमान हैं, कर्तव्य परायण नहीं है। वहां इन्होंने निरंकुश राजतंत्र बताया और इन्होंने लोकतंत्र, इनके गणतंत्र वहां बताया जहां के लोग कर्तव्य परायण हैं, ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं। वहां इन्होंने गणतंत्रीय व्यवस्था बताई। तो इटली में जो समस्या थी, इटली में ये समस्या थी कि यहाँ के जो लोग थे वो भी बेईमान थे, चरित्रहीन थे, कर्तव्य परायण थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए इटली की परिस्थितियों के कारण मैकियावली निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बन गया, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बन गया और निरंकुश राजतंत्र की यहां पर इसने स्थापना की। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी और इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना करी। कैसा? निरंकुश राजतंत्र, है ना। तो मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है, राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है। चलिए साथियों लिखिए, आपने इतना देख लिया कि ये पांचों राज्य में विभक्त था, है ना। चलिए मैकियावली आगे लिखें। मैकियावली ने इटली में वहां की परिस्थितियों के कारण इटली में निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया। इटली में निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया। निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया कहां पर? इटली में। किसने? मैकियावली ने। क्योंकि वहां के लोग क्या थे? वहां के लोग कर्तव्यपरायण नहीं थे, बेईमान थे, चरित्रहीन थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए वहां की परिस्थितियों के चलते मैकियावली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है और निरंकुश राजतंत्र यहां पर स्थापित किया। मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है। इसी के कारण मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसका? राष्ट्र राज्य का जनक कहा जाता है। किसको भैया? मैकियावली को इसका जनक कहा जाता है। मैकियावली की जो मृत्यु हुई वो 1527 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? 1527 ईस्वी में सैन कैसियानो नामक स्थान पर हुई। मैकियावली की जो मृत्यु हुई, इनकी जो मृत्यु ये कहाँ हुई? ये एक स्थान था सैन कैसियानो नामक स्थान पर हुई। सैन कैसियानो नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हुई 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई साथियों, है ना। इनकी मृत्यु हुई। मैंने आपको बताया था कि जो कार्य अरस्तु ने प्राचीन काल में किया था, जिसके लिए उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया था,
जिसके लिए उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा गया था। किसके कारण? तो जो अरस्तु थे उन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पूर्णतः पृथक किया था, पूर्णतः पृथक किया था और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया था। इसलिए उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया था। और यही कार्य आधुनिक काल में मैकियावेली ने किया। अर्थात कहा जाए तो मैकियावेली ने आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बताया, राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बनाया। चलिए साथियों लिखिएगा कि मैकियावेली ने आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बनाया। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है। चलिए साथियों लिखिए, मैकियावेली ने आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बनाया। इसी कारण या फिर इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति के जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। साथियों थोड़ी तबीयत नाराज आप सभी देख पा रहे होंगे, क्योंकि हालत भी आदमी की खुद नजर आ जाती है, हालत कैसी है कैसी नहीं है ना। चलिए, अरस्तु ने जो कार्य, मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने जो कार्य प्राचीन काल में किया वही कार्य मैकियावेली ने आधुनिक काल में किया, है ना। आधुनिक काल में मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बनाया, है ना। व्यवहारवादी राजनीति का जनक भी कहा जाता है इनको, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया राजनीति को। तो इसलिए इन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक भी कहा जाता है। साथियों, मैकियावेली ने अपने जीवन में ऐतिहासिक पद्धति और अनुभव मूलक पद्धति पर विश्वास किया। मैकियावेली ने अपने जीवन में
मैकियावेली ने अपने जीवन काल में ऐतिहासिक पद्धत और अनुभवमूलक पद्धत पर विश्वास किया। मैकियावेली ने अपने जीवन काल में अनुभवमूलक पद्धत और ऐतिहासिक पद्धत पर विश्वास किया। मैकियावेली ने कुछ किताबें भी लिखी साथियों, मैकियावेली ने कुछ पुस्तकें भी लिखी, कुछ बुक्स लिखी, जिनमें द प्रिंस है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी है, आर्ट ऑफ वार है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है। ये मैकियावेली की क्या थी? एक मैकियावेली की किताब थी साथियों। लिखिएगा, मैकियावेली की पुस्तकें, मैकियावेली की पुस्तकें, मैकियावेली की पुस्तकें, मैकियावेली की पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो द प्रिंस थी, द प्रिंस थी। और ये जो द प्रिंस पुस्तक थी मैकियावेली की, इसी पुस्तक में मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया। इसमें सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? राज्य शब्द का प्रयोग किया, राज्य शब्द का प्रयोग किया। कौन सी पुस्तक में? मैकियावेली की पुस्तक में, द प्रिंस पुस्तक में मैकियावेली ने। दूसरी पुस्तक कौन सी थी? दूसरी थी डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। कौन सी थी? डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। और कौन सी थी? आर्ट ऑफ वार। कौन सी थी? आर्ट ऑफ वार। एक पुस्तक और थी जिसे कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इन्होंने 4 पुस्तकें अपने जीवन में लिखी, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो ये जो द प्रिंस पुस्तक थी, इसी पुस्तक में मैकियावेली ने अपना राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया साथियों, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। समझ पा रहे होंगे साथियों आप लोग। तो ये था अपना मैकियावेली से संबंधित विचार, मैकियावेली से संबंधित ये अपने विचार थे साथियों, मैकियावेली संबंधित विचार थे ये हमारे, ठीक है ना। तो एक बार हम देख लें, एक बार दोबारा पुनः देख लें हम, एक बार रिवीजन कर लें जरा 2 मिनट में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मैकियावेली थे, मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर मैकियावेली का जन्म हुआ था, है ना। फ्लोरेंस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। टस्कन वंश में हुआ, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का जनक, अरस्तु को, मैकियावेली को आधुनिक काल का अरस्तु भी कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक काल का अरस्तु भी कहा जाता है। मैकियावेली जो थे, इनके पिता एक वकील थे, यानी कि एडवोकेट थी। इनके पिता गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में समर्थन करते थे, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के समर्थक थे इनके पिताजी। मैकियावेली प्रारंभ काल से ही कैसे थे? प्रतिभावान थी। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात 25 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस में ही इन्होंने क्या पाया? एक लिपिक के पद पर ये नियुक्त हुए, लिपिक के पद पर नियुक्त हुए और 1512 ईस्वी तक ये लिपिक के पद पर बने रहे साथियों। फ्लोरेंस की सरकार ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको यूरोप के विभिन्न देशों में राजदूत के पद पर नियुक्त करके भेजा, राजदूत के पद पर नियुक्त करके भेजा। और ये 23 बार राजदूत बनाए गए। कितने बार बनाए गए? 23 बार राजदूत बनाए गए साथियों, राजदूत बनाए गए। सन 1343 ईस्वी में मर्सिलियो पेंदुआ की मृत्यु के पश्चात और मैकियावेली के जन्म से पहले तक यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था।
यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था और इसी पुनर्जागरण आंदोलन का मैकियावेली के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। इसलिए डैनिंग ने कहा था, डैनिंग का कथन है कि मैकियावेली पुनर्जागरण काल का बौद्धिक शिशु है, या फिर इन्होंने अपने युग का शिशु भी से कहा है। एक थे कैटलिंग ने इन्हें क्या कहा था? कैटलिंग ने इन्हें प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा था। एक थे टी.एस. जॉनसन ने इन्हें क्या कहा था? व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा था साथियों। तो पुनर्जागरण काल का इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। जब पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था उस समय यूरोप के तमाम देश क्या हुए? तमाम देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, जैसे स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। इन सभी देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, है ना। मैकियावेली के समक्ष यही समस्या थी, मैकियावेली के सामने यही चिंता थी, मैकियावेली को यही चिंता सताई जा रही थी कि इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना कैसे की जाए, इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना कैसे की जाए। तो इन्होंने हमें आपको बताया कि ये विभिन्न विभिन्न देशों में ये राजदूत बना करके इनको भेजा गया था इनके फ्लोरेंस की सरकार द्वारा। इन्होंने वहां पर देखा था कि कहीं पर निरंकुश राजतंत्र है, कहीं पर गणतंत्र है ना। तो निरंकुश राजतंत्र वहां है जहां के जो लोग हैं कर्तव्यपरायण नहीं है, चरित्रहीन है, बेईमान है, वहां पर क्या है? निरंकुश राजतंत्र है। और इन्होंने बताया कि गणतंत्र कहाँ है? तो इन्होंने गणतंत्र बताया कि जहां के लोग कर्तव्यपरायण हैं, ईमानदार हैं और कर्तव्यपरायण हैं, इन्होंने वहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था बताई। तो इटली में इन्होंने देखा कि इटली जो था वो 5 राज्यों में विभक्त था। इटली 5 राज्यों में विभक्त था, जैसे नेपल्स, मिलान, रोमन चर्च और फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य। इटली 5 राज्य में विभक्त था। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग भी कर्तव्यपरायण नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, बेईमान थे और चरित्रहीन थे। तो इसलिए मैकियावेली जो था, इटली की परिस्थितियों के चलते इसने यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की, अर्थात ये निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बन गया। लेकिन बचपन में ये कैसा था? बचपन में ये गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक था और इसने इटली में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी। इसलिए साथियों मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की स्थापना का जनक कहा जाता है, राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली जो था, मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? 1527 ईस्वी में फ्लोरेंस में एक शहर पड़ता है सैन कैसियानो जगह पर इनकी मृत्यु हो गई, है ना। मैकियावेली ने अरस्तु ने जो कार्य प्राचीन काल में किया वही कार्य मैकियावेली ने कहाँ पर किया? आधुनिक काल में किया। अर्थात कहा जाए तो मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया, कहाँ पर? आधुनिक काल में, और राजनीति को धर्म निरपेक्ष बनाया। इसलिए इन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली की तमाम पुस्तकें थी, मैकियावेली ने अपने जीवन में तमाम पुस्तकें लिखी, जैसे द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। मैकियावेली ने अपने जीवन में ऐतिहासिक पद्धति और अनुभव मूलक पद्धति पर विश्वास किया साथियों। ये सभी बातें हमारी किससे थी? ये सभी बातें हमारी मैकियावेली से संबंधित थी। कल हम बात करेंगे मैकियावेली के राजनीतिक विचार। मैकियावेली के राजनीतिक विचार क्या हैं? मानव स्वभाव पर विचार हैं, राज्य पर विचार हैं, है ना। मैकियावेली के विचार पर हम लोग चर्चा करने शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए साथियों, आज के लिए मैं यहीं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।